आज दिनांक 24 जनवरी 2022, क्लास 11th, सब्जेक्ट बायोलॉजी, लेसन नंबर 27। ये हमारा न्यू लेसन है बेटा। इसका नाम है शरीर, द्रव्य एवं परिसंचरण। इसके अंतर्गत हम लोग ब्लड और ब्लड का परिसंचरण किस प्रकार होता है उसका अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग हृदय की भी संरचना का अध्ययन करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम शुरुआत होती है ब्लड से। देखिए, ब्लड के कई सारे नाम हैं। ब्लड को हम लोग रुधिर भी कहते हैं, ब्लड को हम लोग रक्त भी कहते हैं, ब्लड को हम लोग खून भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ब्लड के कई सारे नाम हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि ब्लड है क्या। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें ब्लड की, तो ब्लड यानी कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल मतलब बहने वाला, संयोजी मतलब कनेक्टिव टिश्यू। जब बात कनेक्टिव टिश्यू की होती है, जब हमने इसको स्टडी किया था टिश्यू वाले चैप्टर में, तब बात वहाँ पे आई थी कि कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। उसमें ब्लड था और साथ ही साथ बोन था। तो यहाँ पे बात अगर ब्लड की हो रही है, तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है। यह एक सामान्य मनुष्य के शरीर में उसके भार का लगभग 7% होता है। किसी भी सामान्य व्यक्ति में लगभग 7%, उसके भार का 7%, जितना उसका भार है उसका 7%। यह अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है। रुधिर का लाल रंग उसमें पाई जाने वाली हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हीम, मीन्स आयरन। दूसरा प्रोटीन। प्रोटीन एक ग्लोबिन। प्रोटीन कौन सी है? ग्लोबिन। तो हीम और ग्लोबिन दोनों मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, इसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो रुधिर में गैसों के संवहन हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। गैसों का मतलब कौन सी गैस से जो रुधिर संवहन करता है, मुख्यतः कौन कौन सी? तो एक तो देखिए, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड है, और दूसरी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन शरीर में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर आती है। ये तो होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो हमने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, इसको क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, श्वासोच्छवासन कहते हैं। तो अब रुधिर के मुख्यतः दो भाग हैं। कौन कौन से मुख्य भाग? आपने कभी किसी ब्लड के पैकेट को देखा होगा, तो उसमें आप देखोगे कि दो मुख्य भाग पाए जाते हैं। अब उसको एक तरफ लटका दीजिए, तो आप देखोगे नीचे गाढ़ा गाढ़ा सा एक लाल रंग का पदार्थ होगा, ऊपर हल्का पानी सा, पीले रंग का पानी, पीला मटमैला टाइप का पानी आपको दिखाई देगा, जिसे आप लोग प्लाज्मा कहते हैं। तो यानी कि नंबर 1 प्लाज्मा और नंबर 2 ब्लड कार्पसल्स यानी कि रुधिर कणिका। तो प्लाज्मा क्या है? लगभग 55% भाग है ये होल ब्लड का, मतलब टोटल जो पूरा ब्लड है उसका लगभग 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला या धूसर होता है, मटमैला टाइप का। प्लाज्मा में कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फेट समूह और बाइकार्बोनेट व विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम इत्यादि पाए जाते हैं। और अकार्बनिक पदार्थ भी बहुत सारे पाए जाते हैं। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन नामक हार्मोन पाया जाता है। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो चोट लगने पर क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। फाइब्रिनोजेन ये बॉडी से बाहर निकलता है और वहाँ पे जाकर क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है, रक्त का थक्का बनाएगा। अगर ये एब्सेंट है तो लगातार रक्त बहता रहेगा, और जब रक्त बहता रहेगा, ज़्यादा मात्रा में रक्त बहने के कारण क्या होगा? व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए फाइब्रिनोजेन बहुत ही
महत्वपूर्ण है। दूसरा पार्ट है ब्लड कार्पसल्स यानी कि रुधिर कणिकाएं। यह रुधिर का लगभग 45% भाग होता है। देखिए 55% लगभग होता है, 45% ये हो गया, दोनों मिला के 100% पूरा हो गया। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। ये तो आपको छोटे से पढ़ाया गया होगा कि लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। अब लेकिन लाल रुधिर कणिकाएं कौन सी होती हैं, क्या कार्य होता है, कितनी होती हैं संख्या में, इस पर आज चर्चा करेंगे डीपली। तो रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, इनको इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? लगभग 55 लाख से अधिक, 54 लाख या 55 लाख घन सेंटीमीटर, सॉरी घन मिलीमीटर, घन मिलीमीटर इतनी होती है इनकी संख्या। ये गोल या उभयावतल आकार की होती है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण देखो हीम है तो हीम का मतलब आयरन हो गया, बताया था अभी। तब आयरन लोहा है, तो लोहा यानी कि तप्त है, क्या करेगा? लाल रंग दिखाएगा। इसके कारण क्या होता है? रुधिर का रंग लाल होता है। रुधिर जो होता है उसका कलर रेड कलर का होता है। यह केंद्रक विहीन होती है। केंद्रक विहीन क्या होती है? देखो बच्चों, क्वेश्चन कई बार आता है कि ऐसी कौन सी कोशिका होती है शरीर के अंदर, मानव शरीर में, जिसमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? तो आरबीसी है। ठीक है, तो आरबीसी में प्री मैच्योर अवस्था में ये केंद्रक उपस्थित होता है, डेवलपिंग एरिया में। लेकिन बाद में जब ये मैच्योर हो जाती है तो ये नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है या डीजनरेट हो जाता है। इसलिए इनमें केंद्रक नहीं होता। इनका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। इनका मुख्य कार्य क्या है? इनका मुख्य कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। मुख्य कार्य वैसे ऑक्सीजन का परिवहन करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भी जोड़कर लाना, ये इनका सेकेंडरी कार्य है। इसके बाद सेकंड आता है श्वेत रुधिर कणिकाएं। इन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। अब श्वेत यानी कि वाइट ब्लड कार्पसल्स। वाइट ब्लड कार्पसल्स का नाम सुनते ही जैसे ही हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे बात जो है इम्यूनिटी की हो रही है, यहाँ पे ताकत की बात हो रही है। अगर हमारी बॉडी के अंदर कहीं ताकत है, बढ़ रही है, तो वो WBC के कारण होती है। इनकी संख्या लगभग ये 1000 ना होकर यहाँ पे 10,000 होगा, 10,000 घन मिलीमीटर होती है। 10,000 होगा यहाँ पे, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। 10,000 घन मिलीमीटर होती है। इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इन कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ये शरीर की प्रतिरक्षा को बनाए रखने का कार्य करती है, इम्यूनिटी को बनाए रखने का कार्य करती है, लोगों से लड़ने की क्षमता को बनाए रखने का कार्य करती है। इनका जीवन काल लगभग 5 से 7 दिन का होता है। 5 से 7 दिन का होता है। और ये क्या होती हैं? ये 2 प्रकार की होती है। एक होती हैं ग्रैनुलर वाइट ब्लड कार्पसल्स यानी कि ग्रैनुलर, इन पर कणिकामय होती हैं। एक होती है कणिका रहित। पहले बात करते हैं कणिका रहित को, सॉरी कणिकामय की। कणिकामय श्वेत रक्त कणिका यानी कि ग्रैनुलर वाइट ब्लड कार्पसल्स, ये 2 प्रकार की होती हैं। ये निम्न प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और ईओसिनोफिल्स, या बेसोफिल्स, ईओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। चलिए बात करते हैं पहले ईओसिनोफिल्स की। तो ईओसिनोफिल्स क्या है? इन कोशिकाओं का केंद्रक द्विपालित होता है, 2 पालियों में होगा। ये कोशिकाएं शरीर के प्रतिरक्षा, एलर्जी, अधिकशीलता में महत्वपूर्ण है। उसके बाद है बेसोफिल्स। इन कोशिकाओं का केंद्रक S आकार का होता है। न्यूट्रोफिल्स,
यह गोलाकार कोशिकाएं हैं। इनका केंद्रक 2 से 5 भागों में बटा होता है। इनका मुख्य कार्य जीवाणुओं व अन्य सूक्ष्म जीवों का भक्षण करना होता है। न्यूट्रोफिल्स ही क्या करती हैं, हमारी बॉडी में पहुंचे हुए हानिकारक जो जीवाणु आए हैं उन्हें नष्ट करने का कार्य करती हैं, लगातार शरीर में बनती रहती है। उसके बाद है केंद्रक यानी कि कणिका रहित जो है श्वेत रक्त कणिका है, कणिका रहित जिनमें ए ग्रैनुलर, जिनमें कण नहीं पाए जाते। तो ये कैसी हैं, ये भी 2 प्रकार की होती हैं, एक मोनोसाइट्स और एक लिम्फोसाइट्स। देखिए मोनोसाइट्स क्या करती हैं, ये कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं, इनका केंद्रक बड़ा और एक ओर से कटा होता है। ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखती हैं, शरीर में इम्यूनिटी को बनाए रखती हैं। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है, इसमें कोशिका द्रव्य कम पाया जाता है, केंद्रक गोलाकार व बड़ा होता है। ये एंटीबॉडीज़ का निर्माण करते हैं। जब एंटीबॉडीज़ बनेंगे तब हमारे शरीर में आए हुए एंटीजेंस या बने हुए एंटीजेंस या बने हुए विष पदार्थ वो नष्ट होंगे। एंटीबॉडी क्या करता है, प्रत्येक एंटीजन पे एक एंटीबॉडी कार्य करता है, एक विष पे एक प्रतिविष कार्य करता है और उसको नष्ट करता है। तो एंटीबॉडी का कार्य बॉडी में इम्यूनिटी को बनाए रखना है। उसके बाद हमारा जो तीसरा जो मुख्य पार्ट होता है ब्लड का, जो रुधिर कणिकाओं का, वो होता है रक्त प्लेटलेट्स, यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स। इनकी संख्या रुधिर में लगभग 2.5 लाख से 3 लाख घन मिलीमीटर होती है। 2.5 लाख प्लेटलेट, आपने सुना होगा प्लेटलेट्स कितनी हो गई साहब, 10-50 हज़ार रह गई। तो क्या व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, उसकी प्लेटलेट्स डाउन हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, तो उसकी इम्यूनिटी कम हो चुकी है। फिर बाद में धीरे धीरे उसकी जो है प्लेटलेट्स बढ़ती हैं, इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, लगभग 2.5 लाख से 3 लाख। सामान्य व्यक्ति में इतनी ही होती है। इनमें केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देखिए जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है तब उस वक्त उसके रक्त को जमाने के लिए फाइब्रिनोजेन, प्लाज्मा की एक बूंद, ब्लड प्लेटलेट्स और बहुत सारे थोड़े एंजाइम कार्य करते हैं। ये सब एयर से कनेक्ट होकर फाइबर्स का निर्माण करते हैं, जिनसे ब्लड क्लॉट हो जाता है, रक्त रुक जाता है और व्यक्ति की जो खून जो बह रहा होता है वो रुक जाता है, जिससे व्यक्ति की जान बच जाती है। ज़्यादा मात्रा में अगर खून निकल जाएगा तब क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में रक्त अगर बाहर निकल जाएगा बॉडी से तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इनका जीवन काल लगभग 10 दिन का होता है। 10 दिन अप्रॉक्सीमेट होता है, 8 से 10 दिन हो सकता है, 7 से 10 दिन हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। लगातार नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। तो ये डायग्राम आपके सामने है, ये डायग्राम को भी आप देख सकते हैं, आरबीसी का, प्लेटलेट्स का, इओसिनोफिल्स का, बेसोफिल्स में, न्यूट्रोफिल्स में, लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट है। आप इसको भी बनाएंगे डायग्राम को और इसको अपनी कॉपी पे नोट करेंगे, इसको याद भी करेंगे। थैंक यू सो मच।